प्यारे विद्यार्थियों, NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 दोहे। इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा। इस पाठ में आपने क्या सीखा, उसे पढ़ते हैं। मनुष्य की पहचान उसके कुल, वर्ण और जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और व्यवहार से होती है। दूसरा, कि हमें अपनी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए और ना ही उसका बुरा मानना चाहिए, बल्कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी के इसमें 4 दोहे, रहीम के 2 दोहे और कवि वीरेंद्र के 2 दोहे सम्मिलित हैं। उन्हीं से ही इसमें समझाया गया है कि हमें ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार और चरित्र को भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरकर ही ज्ञान उपयोगी होता है। धन आवश्यकता के अनुसार ही अच्छा होता है। उससे अधिक होने पर व्यसन पालने की अपेक्षा दान देना बेहतर है। ज्ञान की बातें करना वहीं अच्छा होता है जहां उनको सुनने समझने वाले हों। प्रेम और शत्रुता के भाव छिपाए नहीं जा सकते। अगला है पॉइंट की निरंतर अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है और वह ज्ञानी बन जाता है। आँखों से मनुष्य के मन के भावों का पता चल जाता है। दोहा छंद। दोहा छंद में 13-11 13-11 मात्राओं की यति के साथ 4 चरण होते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण के तुक समान होते हैं। 10वां पॉइंट है कि कबीर, रहीम और वीरेंद्र ने दोहों में आसान शब्दों में और उदाहरणों के माध्यम से नीति और सामाजिक व्यवहार की गूढ़ बातें बताई हैं। कि संस्कृत के शब्दों के यथावत रूप तत्सम शब्द कहलाते हैं और ध्वनि के आधार पर बदले हुए रूप तद्भव शब्द कहे जाते हैं। हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं और उदाहरणों और अलंकारों से भाषा और अभिव्यक्ति का सौंदर्य बढ़ जाता है। इस पाठ में आपने 8 दोहे पढ़े। आप इन दोहों को अपनी नोटबुक में लिख करके याद कर लें। ये 4 दोहे कबीर के हैं। इसके बाद ये 2 दोहे रहीम के हैं और अंत में 2 दोहे वीरेंद्र कवि के हैं। अब पद्य लेखन में चौथा पाठ आह्वान। यह आपकी कविता है। इस कविता को ध्यान से पढ़ें। यह कविता कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। आप इस कविता को पढ़ने के लिए और इसका अर्थ समझने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखें। आइए इस पाठ से आपने क्या सीखा, पढ़ते हैं। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रमी तथा कर्मशील होते हैं। इसलिए व्यर्थ बैठकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उद्यम अर्थात प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है, उसे बैठे ठाले प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने भी विकास किया है वे परिश्रमी और संघर्षशील थे, अतः उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करना चाहिए। असफलता के लिए भाग्य को दोषी नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, सांचे के बिना मूर्ति नहीं बन सकती, वैसे ही कर्म और योजना के बिना जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन इनकी अनेकता देश की एकता में बाधक नहीं। सभी लोग देश के लिए एक होकर उसका विकास कर सकते हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का ऐसा काव्य है जिससे देशवासियों को अंधकार और निराशा से जूझने की प्रेरणा मिलती है। इस काव्यांश की भाषा ओजपूर्ण एवं उद्बोधन परक है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का एक रूप वर्णन किया जाता है।
रूपक अलंकार किसे कहते हैं, आइए इसे पढ़ें। आइए रूपक अलंकार के बारे में जानें। रूपक अलंकार परिभाषा: उपमेय पर जब उपमान का आरोप कर दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इस स्थिति में उपमान और उपमेय एक रूप हो जाते हैं, जैसे मुख रूपी चंद्रमा। पाठ में पंक्ति है कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। आइए पहले परिभाषा में प्रयुक्त उपमेय, उपमान तथा एक रूप वर्णन शब्दों का मतलब समझें कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं और एक रूप वर्णन क्या है। उपमेय: कविता की पंक्ति में जिस वस्तु का वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु का वर्णन हो उसे उपमेय कहते हैं। इस उदाहरण में कर्म तथा विधि उपमेय है। उपमेय जो आपके सामने प्रस्तुत है उसे उपमेय कहेंगे। उपमान: जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है, जैसे मुख चंद्रमा के समान है, में चंद्रमा उपमान है। कविता की पंक्ति में तेल और दीप उपमान है। अब एक रूप वर्णन क्या है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, पर रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का वर्णन इस तरह मिलाकर किया जाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता। इस तरह के एक रूप वर्णन को उपमेय पर उपमान का आरोप कहते हैं, और जहाँ उपमेय पर उपमान का एक रूप आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभी आपने रूपक अलंकार के बारे में पढ़ा और समझा। आइए अब पढ़ते हैं पाठ 7 आज़ादी। आज़ादी यह कविता दी हुई है। इस कविता को आप अच्छे से समझें। इसमें उस्ताद, दर्जी और उसके शागिर्द के बारे में बताया गया है। इस कविता को आप अच्छे से पढ़ें और समझें। इस कविता के मूल लेखक बालचंद्रन चुल्लिकाड और अनुवाद असद जैदी का है। इस पाठ से आपने क्या सीखा, पढ़ते हैं। आज़ादी शीर्षक कविता मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है। तो यहीं पर प्रश्न बनता है कि आज़ादी जो कविता है वो मूल रूप से किस भाषा की है, मलयालम भाषा की है। इसके कवि बालचंद्रन चुल्लिकाड हैं। इसका हिंदी अनुवाद असद जैदी ने किया है। आज़ादी केवल राजनीति नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। इस कविता में कहा गया है कि आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं जो रिक्त स्थान वाले या विकल्प वाले होते हैं, अतः इन्हें अच्छे से पढ़ें। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य अथवा कर्म के महत्व को भी जानना होगा। काम धाम से छुटकारा पाना आज़ादी का लक्ष्य नहीं है। दर्जी के जवाब में उसके लंबे अनुभव और व्यापक चिंतन क्षमता का परिचय मिलता है। दर्जी और शागिर्द के बहाने आज़ादी के सही मायने बताए गए हैं। कविता की भाषा सरल और सहज है। आज़ादी पाठ से आपने सीखा। इसके अलावा इस पाठ में उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास के बारे में बताया गया है, जिसे शब्द निर्माण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने कविता में अनंत और गतिमान शब्दों को पढ़ा, उनमें पहले शब्द अनंत में अन उपसर्ग लगा है, जबकि दूसरे शब्द गतिमान में मान प्रत्यय है। यानी कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। आइए शब्द निर्माण के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। शब्द निर्माण का कार्य उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के माध्यम से किया जाता है। उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हार शब्द के पहले उप लगकर उपहार शब्द बनता है।
आपने देखा कि हार शब्द में प्र लगने से प्रहार, आ लगने से आहार, वी लगने से विहार आदि लग जाने से शब्द भी नया शब्द बन गया है और अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। शब्द निर्माण का दूसरा आधार होता है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे मूर्ख में ता प्रत्यय लगा तो मूर्खता, वर्ष में एक प्रत्यय लगा तो वार्षिक। तीसरा आधार है संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, जैसे सूर्योदय इत्यादि, विद्यालय, चंद्रोदय। इनका संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय से सूर्योदय, इति प्लस आदि से इत्यादि, विद्या प्लस आल्य से विद्यालय, चंद्र प्लस उदय से चंद्रोदय। चौथा आधार है समास। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये दोनों अंतर आप अच्छे से समझ लें। जैसे रसोई घर, पीताम्बर, माता पिता, रेलगाड़ी। इनका विग्रह होगा, रसोई घर का होगा रसोई के लिए घर, पीताम्बर का होता है पीला है अंबर जिसका, माता पिता का समास विग्रह होगा माता और पिता, और रेलगाड़ी का समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसी प्रकार शब्द भंडार पढ़ते हैं। शब्द भंडार में पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं। कविता को समझने के लिए शब्द निर्माण तथा शब्द भंडार दोनों जरूरी हैं। यहाँ नीचे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप करें। उपसर्ग छांटिए, पराभाव, अनुशासन, बेवजह, प्रत्युत्तर में। प्रत्यय छांटिए, साप्ताहिक, खटिया, गर्माहट। संधि विच्छेद कीजिए, पुस्तकालय, सूर्योदय, अत्यंत, प्रत्युत्तर। और समास विग्रह कीजिए, देश प्रेम, दही बड़ा, दाएं बाएं और चतुर्भुज। इस शब्द निर्माण को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट से शब्द निर्माण की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर ये सभी समझाए हुए हैं। कविता पठन के अंतर्गत अब पढ़ते हैं पाठ 8, चंद्रगहना से लौटती बेर। यह कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर। इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिख करके याद करें। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता को लिखने वाले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता को पढ़ने के बाद में आपने क्या सीखा, पढ़ते हैं। ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चने के खेत की मेंढ पर बैठे कवि ने हरे चने के गुलाबी फूल को खिले हुए होने के कारण मुरेठा बांधे और पीली सरसों के फूल खिले होने के कारण उसके हाथ पीले होने और विवाह मंडप आदि को सुंदर रूप से चित्रित किया है। अलसी को दुबली पतली लड़की और हठीली बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि वह बीच खेत में होती है, उसके नीले फूल होते हैं, इसीलिए नील फूले फूल को शीश पर चढ़ाकर कवि ने कहा है। तो ये सब किसके लिए कहा है? अलसी के लिए कहा है। प्रकृति माँ के रूप में अपने आंचल की छाया प्रदान कर रही है। इस प्रकार ग्रामीण स्थान पर प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा है। फागुन फाग गा रहा है, सरसों सयानी हो गई है और चना मुरेठा बांधे खड़ा है। आदि में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार जब निर्जीव या जड़ वस्तुओं पर मानव जैसी क्रियाएं आरोपित की जाएं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। गांव के तालाब का भी सुंदर चित्रण है। कई वर्षों के प्यासे पानी पीते पत्थर, नीले तल का पोखर, उसमें लहराती हुई घास, मछली, बगुला सभी प्रतीक रूप में प्रयुक्त होकर कविता का नया अर्थ देते हैं। सफ़ेद बगुले को ढोंगी बताकर उसके माध्यम से सफ़ेद पोश व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया गया है।
वह कैसे अपना शिकार पकड़ता है बतलाया गया है। और मछली आम आदमी का प्रतीक है जिसे हर कोई अपना शिकार बनाना चाहता है। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कुछ व्याकरण के पॉइंट्स आए हैं जिसमें प्रत्यय के बारे में बताया गया है। आइए इसे समझें। प्रकृति की व्यापारिक नगर से, पंक्ति में आपने व्यापारिक शब्द पढ़ा है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित शब्दों को देखिए। मास में इक प्रत्यय जोड़ा तो मासिक, कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है माह में। वर्ष प्लस इक में वार्षिक, ध्यान से देखें। धर्म में इक प्रत्यय जोड़ा है तो धार्मिक। इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ा है तो ऐतिहासिक। और मूल में इक प्रत्यय जोड़ा है तो मौलिक। इक प्रत्यय लगने पर मूल शब्द में परिवर्तन के नियम निम्नलिखित हैं कि जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो मूल शब्द में कुछ परिवर्तन होगा। उसके नियम यहाँ पर दिए गए हैं कि पूर्व स्वर में वृद्धि, जो पहले स्वर आया है उसमें वृद्धि हो जाएगी और अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। कैसे समझें कि शब्द के पहले अक्षर के साथ बोले जाने वाले स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे अ का आ हो जाएगा, मास में इक प्रत्यय लगा तो मासिक। यहाँ पर माँ में आ ही लगा हुआ है तो कुछ परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे वर्ष में पढ़ते हैं, वर्ष में आ है, यहाँ पर देखो वर्ष और धर्म में शुरुआती स्वर जो है ध में आ है और व में आ है, तो इनका आ हो गया है। व में आ की मात्रा लगी हुई है, ध में भी आ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसी तरीके से ई, ए और आई हो जाता है, यानी कि ई और ए के स्थान, इन तीनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा। जैसे इतिहास में इक लगाया तो ऐतिहासिक, यहाँ पर आपको परिवर्तन दिख रहा है, ई की जगह पर ऐ हो गया है। ऊ और ओ अगर तीनों में से आए तो इन तीनों में से भी किसी एक के का परिवर्तन होकर के औ हो जाएगा। जैसे मूल में ऊ लगा हुआ है तो ऊ का औ हो जाएगा, मौलिक शब्द बनता है। इस तरह से समझेंगे। सामासिक शब्द में चूंकि दो शब्द होते हैं, अतः दोनों ही शब्दों के पहले अक्षर के स्वर में वृद्धि होगी। यहाँ समझें कि पूर्व रूप में वृद्धि और अंतिम स्वर के लोप का नियम ऊपर दिए गए अनुसार ही होगा और एक प्रत्यय अंत में जुड़ेगा। यह सामासिक शब्द, यानी कि यहाँ पर और लोक दो शब्द दिए गए हैं। शब्द एक ही है लेकिन दो शब्दों से बना है, पर से और लोक से। अब ये कहना चाहता है कि जब हम इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे भी परिवर्तन होगा और इस लोक में भी परिवर्तन होगा, लोक के लो में। तो पा का पा हो जाएगा और ला का औ की मात्रा हो जाएगी, एक प्रत्यय लगा देंगे तो पारलौकिक शब्द बनेगा। जैसे पर का पार हो गया और लोक का लौक हो गया। इस तरह से नीचे दिए गए शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर लिखिए। दिन से दैनिक, सप्ताह से साप्ताहिक, पक्ष से पाक्षिक, मर्म से मार्मिक, देह से देहिक, निसर्ग से नैसर्गिक, सर्वभूमि से सार्वभौमिक, इहलोक से अहिलौकिक, इंद्रजाल से ऐन्द्रजालिक और अधिभूत से आदिभौतिक। इस तरह से आप अन्य उदाहरणों का भी अभ्यास कर सकते हैं। कविता पठन से पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख पढ़ते हैं। यह कविता आप ध्यान से पढ़ें और समझें। पूरी कविता को पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के यह कविता को पढ़ें। इस कविता की कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। इस कविता से आपने क्या सीखा, पढ़ते हैं। पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। पर्यावरण के असंतुलित होने से मानव जीवन पर अनेक रूपों में संकट आता है। पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मानव सहित सभी प्राणियों की रक्षा की जा सकती है।
और पृथ्वी के सौंदर्य को बचाया जा सकता है। साहित्य में संवेदनशीलता तथा समानुभूति का बहुत महत्व है। इस कविता में पाठकों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाकर पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूक पैदा की गई है। उपभोक्तावाद तथा व्यक्तिगत स्वार्थ मानव विरोधी भाव है। कविता में इनका विरोध करके बहुसंख्यक मानव की रक्षा की भावना मार्मिकता से व्यक्त की गई है। जो मानव नहीं है या जड़ है उसे मनुष्य के रूप में दिखाना मानवीकरण है। आप यहाँ पर मानवीकरण की परिभाषा एक बार फिर से समझें कि जो मनुष्य नहीं है या जड़ हैं यानी निर्जीव हैं उसे मनुष्य के रूप में दिखाना ही मानवीकरण होता है। इस कविता के उद्देश्य को पूरा करने में मानवीकरण की बहुत बड़ी भूमिका है। कविता में उपयुक्त वाक्य विधान, प्रश्न शैली, दृश्यात्मकता एवं भावानुकूल भाषा प्रयोग है। इस तरह से आपने कविता पठन में आने वाले सभी पाठों का अध्ययन किया। आशा है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।